हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ हमने चलाई हुई है उसका पार्ट नंबर 15। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो सीरीज़ को। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाएँ। और कमेंट बॉक्स हो जाएगा, कमेंट भी जरूर करें ताकि हमको ये पता चल सके आपको ये वीडियो कैसे लगी। और साथ में आप इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स में, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जो उनके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल होगी, वो आप इसको उनको शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 15 हमारा ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु सेड दिस, ये लाइन किसने बोली है? टेनिसंस जीनियस वाज लिरिकल। ठीक है, तो इसको ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पर, शैले, कीट्स, ऑर्डन एंड वर्ड्सवर्थ। ये लाइन किसने बोली आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑर्डन, WH ऑर्डन के द्वारा ये लाइन बोली गई है। और फुल इनकम्प्लीट नेम उनका विस्टन ह्यूग ऑर्डन। ठीक है, ये एक अमेरिकन राइटर थे ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन टू द लवर इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोम पोर्फ्रियाज लवर। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो फेमस पोम है पोर्फ्रियाज लवर, उसमें लवर को क्या हो जाता है उसके साथ, वो बताना आपको। गेट्स किल्ड, गेट्स एंगेज्ड, गेट्स मैरिड या गेट्स चीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, यानी गेट्स किल्ड, यानी उसको मार दिया जाता है, यानी वो जो लवर होता है वो मर जाता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। यहाँ पे फ्रेज आपको दिया गया है, उसका मतलब आपको बताना है। फ्रेज है यहाँ पे टू लूज फेस। ऑप्शन आपसे आपके दिए हुए हैं, टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू लुक एंग्री, टू लूज ब्यूटी, टू लूज काइंडनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टू बी ह्यूमिलिएटेड। टू बी ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है यानी किसी को गलत सुलत बोलना या किसी को नीचे दिखाना। ठीक है, किसी को गलत बात बोलना, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना, ये होता है ह्यूमिलिएटेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इस जो वर्ड यहाँ पे दिया गया आपको, इसका आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड दिया गया आपको असिस्टेंस, इसका अपोजिट जो मीनिंग होगा वो आपको बताना है इसमें। ऑप्शन आपके सामने, प्रेफरेंस, इंस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कंफर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फिल द ब्लैंक। ये आपको फिल द ब्लैंक भरना है। करेक्ट जो ऑक्सिलरी हेल्प या हेल्पिंग वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसको भरना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं आपके सामने। सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, आई विश ही डैश द PM ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन आपके सामने, वाज, वर, मस्ट एंड कुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर। आई विश ही वर द PM ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो सेंटेंस आपको दिया गया ये है आपका सुपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको। तो सुपोजिशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आदमी क्या करता है, थोड़ा कल्पना करता है, इसमें इमेजिनेशन करता है कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर वैसा होता तो मैं वैसा करता। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं सुपोजिशनल सेंटेंस। और इस टाइप के जो सुपोजिशनल सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ होती है हमारी वर। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटेन्स इन द वर्ड फास्ट गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें जो फास्ट वर्ड है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेंटेंस देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ही रैन फास्ट इन द हर्डल रेस। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए यहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो ही रैन दिया गया, रैन क्या है आपका? रन का, रन जो वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म है रैन। और जो फास्ट है यहाँ पे वो क्या है आपका? एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि जो फास्ट है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वो जो वर्ब दी गई है रैन, उसकी विशेषता वो बता रहा है। अगर कोई भी वर्ड अगर किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो वो क्या हो जाता है? आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, यानी वो किसको कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जो वर्ड है फास्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट प्रपोजिशन भरना आपको इसमें से, फिल इन द ब्लैंक में आपको जो ऑप्शन दिए गए नीचे, लेट मी अक्वेंट हिम डैश द टॉपिक। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑन टू, विद एंड ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद। तो इसका मतलब क्या होगा? लेट मी अक्वेंट हिम विद द टॉपिक। मुझे उस मुझे उसको इस टॉपिक से रूबरू करवाने दो। ठीक है, मुझे उसको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह देने दो। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, विद। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे, हु सेड दिस लाइन इन द किंग प्ले किंग लियर। किंग लियर प्ले के अंदर ये लाइन किसने बोली वो आपको बताना है। द टायरनी ऑफ द पोम, टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर।
ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे, कैंट, किंग लियर, ऑसवर्ल्ड एंड गोनोरिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैंट। ठीक है, कैंट ने लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे, डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट वाज सीरियलाइज्ड इन द डैश, यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस ने जो कहानी लिखी है ओलिवर ट्विस्ट, उसको सीरियलाइज किया गया है कौन सी मैगजीन में, उस मैगजीन का नाम आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने, बेंटलीज मिसलेनी, स्क्रूटनी, क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकबोर्ड्स मैगजीन। तो सर करेक्ट आंसर होगा सर क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंटलीज मिसलेनी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे, जैगर्स अ कैरेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज बाय प्रोफेशन। जो चार्ल्स डिकेंस का जो एक नोवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसमें एक आदमी है, कैरेक्टर है उसमें जैगर्स के नाम से। तो जैगर क्या काम करता है उसमें, डॉक्टर है वो, आर्टिस्ट है या लॉयर है या इंजीनियर है। तो सर करेक्ट आंसर होगा उसका आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉयर। वो जैगर कौन है, वकील है इसमें, इस कहानी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, इन चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड उरिया हीप्स मिसडीड्स आर एक्सपोज बाय। यानी चार्ल्स डिकेंस ने एक नोवेल लिखी है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें उरिया हीप के नाम से जो एक आदमी है, जो क्लर्क है इसमें, उसके जो गलत काम होते हैं, मिसडीड्स का मतलब होता है गलत काम करना, ठीक है, उसके जो गलत काम होते हैं वो किसके द्वारा एक्सपोज किए जाते हैं, वो मतलब कौन उसको एक्सपोज, यूरिया हीप के गलत काम को कौन एक्सपोज करता है इसमें, उस आदमी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे, जेम्स स्टीरफोर्थ, एडवर्ड मर्स्टोन, डेविड कॉपरफील्ड एंड मिकाबर एंड ट्रेडल्स। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिकाबर एंड ट्रेडल्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अजेल इज, तो वर्ड यहाँ पे दिया गया आपको अजेल, इसका आपको सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है, इसका मीनिंग क्या है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है। ऑप्शन आपके सामने, अटैक, सेलिंग, स्विमिंग एंड फ्लाई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटैक। अजेल का मतलब होता है यानी किसी पर आक्रमण करना या अटैक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे, एमिली इन द प्ले ओथेलो वर्कड एज अ मेड इन द हाउस ऑफ। जो एमिली नाम की जो कैरेक्टर है ओथेलो नाम के प्ले में, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो एमिली होती है वो किसकी नौकरानी होती है घर के अंदर। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ओथेलो, डेस्डेमोना, माइकल कैशियो एंड रॉड्रिगो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी, एमिली जो होती है वो डेस्डेमोना की वो नौकरानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द फादर ऑफ डेस्डेमोना इन द प्ले ओथेलो। जो ओथेलो नाम का जो प्ले है उसमें डेस्डेमोना के फादर कौन है, उनका नाम आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके सामने, ब्रबेंटियो, ग्रेशियानो, कैशियो एंड ओथेलो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्रबेंटियो, ठीक है, वो जो डेस्डेमोना के फादर हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसमें 14 का। क्वेश्चन 15, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट मेक्स अ मैन विटी। जो फेमस एसेस थे फ्रांसिस बेकन, उनके अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट की स्टडी करने से जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा माइंडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे, मैथ्स, फिजिक्स, प्रोज एंड पोइट्री। तो सर करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोइट्री। तो फ्रांसिस बेकन को ऐसा लगता था कि अगर पोइट्री पढ़ता है, कविताएं पढ़ता है, तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वो बन सकता है, ऐसा उनका मानना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे, पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर मोर प्रोन डैश अमासिंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आएगी वो आपको बताना है, करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे, टू, फॉर, ऑन एंड इन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू, पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर मोर प्रोन टू अमाजिंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे, एंटोनिम द वर्ड अबोर। जो वर्ड दिया गया आपको अबोर, इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है इस ऑप्शन में से। अबोर का मतलब होता है यानी कि किसी से नफरत करना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आया है, इसका अपोजिट आपको बताना है अबोर का, हेट, जेलस, डिस्पाइज एंड लव। तो कॉमन सी बात है, जो नफरत करने का उल्टा क्या होगा, प्यार करना। तो ऑप्शन होगा इसका, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लॉजिबल फ्रॉम द ऑप्शन। जो वर्ड दिया गया प्लॉजिबल, उसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो आपको बताना है, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है वो। ऑप्शन आपके सामने, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, बिलीवेबल, टू पॉज या अप्रिशिएबल। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, बिलीवेबल, यानी विश्वास करने लायक। कोई भी चीज़ जिसमें विश्वास कर सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं बिलीवेबल या प्लॉजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलिसिस। यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो यूलिसिस है उसमें इसमें से
कौन किस चीज़ का रेफरेंस हमें नहीं दिखता है यहाँ पे, वो चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए, ए डिम्सी, हाइट्स, हैप्पी आइल्स एंड ओल्ड यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओल्ड यू। ठीक है, यू एक टाइप का एक पेड़ होता है जो हमेशा एवरग्रीन प्लांट्स जो होता है, एवरग्रीन ट्री होता है एक ओल्ड यू। ठीक है, जो हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, वो है यू। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है, इन नजीम एजेकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नाइटर्स फादर इज मेंशन नॉट एज समवन। जो नजीम एजेकिल्स की जो एक पोम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसमें जो नाइटर्स के जो फादर हैं उनको मेंशन किया गया है, मतलब उनको मेंशन नहीं किया गया है, किसके रूप में उनको नहीं दिखाया गया है, वो आपको बताना है किसके रूप में उनको नहीं दिखाया गया है, वो चीज़ आपको बतानी है। एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, रेशनलिस्ट एंड स्केप्टिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यहाँ पे, इन हेमिंगवेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पैको इज डिमिन्यूटिव ऑफ। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो शॉर्ट स्टोरी है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उसमें पैको जो है वो जो कैरेक्टर है वो, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है इसमें मीन्स। ठीक है, वो बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांसिस्को, पिकासो, पिकाको एंड पैट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका पैको इज डिमिन्यूटिव ऑफ फ्रांसिस्को, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको दिया गया, इसको आपको फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इसमें। सेंटेंस आपके सामने, ही रिसीव्ड अ मॉडल वाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए, मेटाफर, एंटीथेसिस, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड सिमिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। यहाँ पे आपको फ्रेज दिया गया है, आपको इसका मतलब बताना है क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, पुल द बुल्स हॉर्न्स, फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, फेस अ डिफिकल्टी विद लेस कॉन्फिडेंस। तो टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, यानी जैसे इसको लाइन को अगर लिटरली अगर इसको उसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है ना, किसी जो सांड होता है उसके सांड को सींग पकड़कर मतलब खींचना, मतलब ठीक है, सांड को, जो सांड है उसका सींग को पकड़ खींचना। तो सांड के जो सींग पकड़ के जो अगर कोई खींचेगा तो वो आदमी, वो काम वही आदमी कर सकता है जो क्या हो, जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला हो, वही सांड के सींग खींच सकता है। ठीक है, नहीं तो सांड मार देगा उसको। तो सांड का सींग खींचने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो उसका मीनिंग निकल कर आता है उस इस फ्रेज़ का, तो वो क्या आएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका, फेस अ डिफ़िकल्टी बोल्डली, यानी परेशानी को एकदम हिम्मत से, परेशानी का एकदम हिम्मत से सामना करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फेस अ डिफ़िकल्टी बोल्डली। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पे, टी एस एलियट्स द वेस्ट लैंड वॉज पब्लिश इन द ईयर। जो टी एस एलियट की जो वेस्ट लैंड है वो कब पब्लिश की गई थी। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 1920, 1921, 1922 एंड 1923। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी, 1922 द वेस्ट लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पे, विच अमेरिकन पोएट और पोएटेस वन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स इन हिज और हर लाइफ। इनमें से कौन से अमेरिकन पोएट या पोएटेस ने पुलित्जर प्राइज 4 बार जीता है उनकी कविताओं के लिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड एमिली डिकिंसन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 बार पुलित्जर प्राइज जीता है अपनी पोइट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, टी एस एलियट्स क्रिटिकल नोशंस। जो टी एस एलियट ने जो यहाँ पे टर्म्स दी हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये कहाँ से ली गई हैं जो ये टर्म्स उन्होंने लिखी हैं टी एस एलियट ने। ऑप्शन आपके सामने, जर्मन क्रिटिक्स, फ्रेंच राइटर्स, इटालियन पोइट्स एंड अमेरिकन प्ले राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंच राइटर्स, वहाँ से उन्होंने ये टर्म्स ली हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट 3 यूनिटीज अ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ अ ड्रामा। यानी प्ले के अंदर 3
3 यूनिटीज़ होती हैं। जो प्ले के अंदर जो पॉपुलर कंपोनेंट होते हैं प्ले के, उसमें 3 यूनिटीज़ होती हैं। वो 3 यूनिटीज़ में से कौन सी ऐसी यूनिटीज़ है जो नहीं होती है, वो आपको बताना है इसमें। ऑप्शन में से देखना आपको, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ इवेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी ऑफ इवेंट्स जो होता है वो ड्रामा का कंपोनेंट, जो ड्रामा के जो कंपोनेंट होते हैं 3 यूनिटीज, उसमें ये शामिल नहीं होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ पे वर्ड दिया गया है आपको एक्यूमुलेट, उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं ABCD, तो उसका करेक्ट जो आंसर होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टू बकल डाउन, इसका मतलब क्या होता है। यह फ्रेज दिया गया टू बकल डाउन, इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने, वर्क ईजिली, वर्क सीरियसली, टेक इट ईजी एंड गो फॉर अ वेकेशन। तो उसका फ्रेज का मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्क सीरियसली। जब हम सीरियसली काम करते हैं तो उसके लिए हम फ्रेज यूज़ कर सकते हैं टू बकल डाउन, ठीक है, वर्क सीरियसली। अब यहाँ इसको यह होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 29 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। विच नोवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी योकाना पतावा काउंटी इन हिज नॉवेल्स, यानी कौन से जो नोवेलिस्ट हैं उस नोवेलिस्ट का आपको नाम बताना है कि किस नोवेलिस्ट ने अपने फिक्शनल जो उनके जो नोवेल हैं उसमें उन्होंने एक ऐसे इमेजिनेटिव प्लेस को, एक ऐसे इमेजिनेटिव प्लेस का उन्होंने जिक्र किया वहाँ पे जो इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। ऐसे प्लेस का उन्होंने जिक्र किया वहाँ पे, और वो जगह कहाँ पर आती है, मिसिसिपी के अंदर आती है वो, ठीक है। तो आपको ये बताना है इस जगह का नाम क्या दिया गया यहाँ पे, योकाना पतावा, योकाना पताव फा काउंटी, ये जगह का नाम है। ये कौन से राइटर के द्वारा ये जगह बनाई गई है, इमेजिनरी जगह। ऑप्शन आपके सामने दिए गए यहाँ पे, फॉकनर, डिकिंसन, फ्रॉस्ट एंड हेमिंगवे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम फॉकनर के द्वारा ये जो इमेजिनरी प्लेस है ये क्रिएट किया गया है उनके नॉवेल्स में। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस किए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको आगे पीछे करके इसको ईजिली सारे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये जो लाइन मैंने खुद लिखी है उसको भी आप देख लें यहाँ पे विद माई पेन। हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज फ्रूटफुल, यानी जो हार्ड वर्क होता है वो हमेशा फ्रूटफुल होता है, यानी कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, यानी कि हमेशा जो हार्ड वर्क होता है वो आपको, आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाती है कभी ना कभी, ठीक है। इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए आप बेटर प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम एक ही अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके, ठीक है। यही हमारा एम भी है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।